Yes, today we are going to study about the another drugs known as carbapenems, and in this we see how it work and what is the mechanism of action of this carbapenems drugs and how it is different from the penicillin, and we can see this stuff in this lecture. पहले देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कार्बापेनम। देखिए क्या होता है कि जो ये रिंग है, इस रिंग को हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ठीक। और ये जो रिंग है पेनिसिलिन का, इसको हम कहते हैं थायाजोलिडीन रिंग। थायाजोलिडीन रिंग, जो ये थायाजोलिडीन रिंग में कुछ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये जो सल्फर है यहाँ पे अटैच है, तो सल्फर के जगह पे यहाँ पे ये क्या आता है, कार्बन ग्रुप आता है, ठीक है। ये इसमें चेंजेज आता है, ठीक। पेनिसिलिन कंपेरिजन अगर यहाँ देखते हैं तो इसके चेन के ग्रुप में ये सबसे बड़ा चेंजेज आता है कि वो क्या होता है कि पेनिसिलिन में जो सल्फर ग्रुप है वो क्या होता है कि जो थायाजोलिडीन रिंग में जो कार्बन है वहाँ पे कार्बापेनेम्स जो ड्रग्स है, जो कार्बापेनेम्स, वहाँ पे ये कार्बन से ये क्या होता है कि डिस्प्लेस होता है और कार्बन यहाँ पे आता है, ठीक। और ये क्या होता है कि नॉर्मली जो इसकी कवरेज की बात करते हैं और चाहे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग्स हैं, तो सेम वही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो क्या कराता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन कराता है। ट्रांसपेप्टाइडेशन जो वर्क जो बताए थे नॉर्मल, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है बैक्टीरिया में, क्रॉस लिंकेज होता है, और इस क्रॉस लिंकेज के चलते क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वाल बनता है। तो इस सेल वाल को अगर मान लीजिए कि जब ये ट्रांसपेप्टाइडेशन कार्बापेनिम जब उससे बाइंड करेगा पीवीपी से, प्रोटीन बाइंडिंग, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, तब ये क्या हो पाएगा प्रॉपर तरह से ट्रांसपेप्टाइडेशन चाहे क्रॉस लिंकेज, तो सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं हो तो फिर बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, हाइपर स्मोटिक बस्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा बाई हाइपर ऑस्मोटिक ब्रस्ट, ठीक। ये तो चीज़ था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका कुछ क्या होता है ना कि जब मान लीजिए कि जब हम सबसे पहला इसमें अगर हम ड्रग्स देखे थे तो इमीपेनम, ठीक। इसमें आया था इमीपेनम। इमीपेनम जो ड्रग्स था, जैसे हम इसको मतलब वो पर्सन इसको एक लेता है, मतलब ये नॉर्मली इंजेक्शन फॉर्म में था, तो वो हमारे इसका जो फंक्शन है ये अच्छी तरह से हमारे बॉडी में इसका थेरेपेटिक इफेक्ट कोई शो नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि देखिए क्या है, जैसे इस ड्रग्स को देखिए, इसमें क्या है, इमीपेनम है और साथ में एक और कंपाउंड इसमें ऐड किया गया है इंजेक्शन में, जिसका नाम है सिलास्टेटिन। ऐसा हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों किए हैं, हम क्यों नहीं सिर्फ इमीपेनम ही दे दिए हैं, इमीपेनम ही हम दे देते। लेकिन इमीपेनम देने का क्या है कि अगर आप मान लीजिए इमीपेनम सिर्फ दे रहे हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और ये क्यों ये वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ को समझिए पहले, और क्यों हमको सिलास्टेटिन देते हैं साथ में। जैसे मानिए कि ये जो भी ड्रग्स है, हम लोग ज़्यादातर जब ये ड्रग्स लेते हैं तो ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, जीएफआर के थ्रू ये मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, और ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू ये क्या होता है कि बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। बात क्या है कि जब हम देखते हैं कि इसके जो पीसीटी ये है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसका जो ये सेल है, जो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल है, इसको अलग से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल ऑफ व्हाट, पीसीटी। ये पीसीटी का ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल सेल है, और इस पीसीटी के ऊपर
इस स्ट्रक्चर पे लगा होता है, एक इंजाइमेटिक फंक्शन करता है, इसका नाम होता है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1। डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 ये इंजाइम क्या करता है और किस पे प्रेजेंट होता है? रीनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल पे, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल पे ये क्या है? डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 प्रेजेंट है। ये क्या करता है? जैसे आप मान लीजिए कि ड्रग्स जो लिए हैं इमिपेनम मान लीजिए इमिपेनम है, आप इसको लिए, ठीक, तो ये ड्रग्स क्या करता है? ये जो इंजाइम इस ड्रग्स का मेटाबोलाइज करा देता है और ये होता है मेटाबोलाइट्स ऑफ व्हाट? इमिपेनम। जो ये मेटाबोलाइट्स हो गया इमिपेनम का, और ये मेटाबोलाइट्स अब इटली जैसे अब ये इपिथेलियल सेल में आएगा और यहाँ डिपोजिट होगा, और ये डिपोजिट होने के कारण क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा इसको और ये डिपोजिट होगा और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। लेकिन क्या है कि हमें तो चाहिए था इमिपेनम, लेकिन इमिपेनम तो हमें मिला नहीं, वो मेटाबोलाइट्स में चेंज हो गया, और मेटाबोलाइट में चेंज होने के बाद जो इसकी थेरोपेटिक एफिकेसी है वो मेंटेन नहीं रह पाई, मतलब अब वो ड्रग्स किसी काम का नहीं रहा। लेकिन काम क्या किया कि वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर दिया। तो अब देखिए, एक तो काम नहीं किया और उस पर से उसका हानि भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस ड्रग्स को हम नहीं देते। तो मतलब ये थोड़ा सा सीरियस कंसर्न हुआ, तो इसमें सोचा गया कुछ ऐसा हम करते हैं कि इस चीज़ को अगर हम लोग इनहिबिट कर दें, किसी कारणवश इसको हम इनहिबिट कर देते हैं, इस डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 को अगर इनहिबिट कर देते हैं, तब ये इमिपेनम है वो मेटाबोलाइट में चेंज नहीं होगा। जब ये मेटाबोलाइट में चेंज नहीं होगा, ठीक, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी ये ज़्यादातर से कॉज नहीं करेगा। तो हम क्या किए कि इसके साथ एक कंपाउंड इसमें दे दिए, अटैच कर दिए, इसका नाम है कोलस्टैटिन। और ये कोलस्टैटिन क्या कर दिया? इससे जाके ये क्या हो गया? बाइंड कर गया। अब इससे बाइंड करने के बाद क्या हुआ? जब इमिपेनम जो था वो उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तो इमिपेनम फंक्शन कर पाएगा, ठीक। तो इसका मेन मैकेनिज्म था, इसके साथ हम इमिपेनम और सिलास्टेटिन इंजेक्शन, कोलेस्टेटिन नहीं, सिलास्टेटिन, ठीक है, सिलास्टेटिन देने का हमें मेन कारण क्या था कि इस एंजाइम को इनहिबिट करना कि इमिपेनम अपना वर्क कर सके, ठीक। अब क्या है, इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें, जैसे कि हमें याद करना है 2-4 ड्रग्स इसमें भी याद करना है हमें। मेरोपिनम, लास्ट में पिनम इसमें आता है, मेरोपिनम, ठीक, अर्टापिनम, इसमें आप याद करें डोरीपिनम, इसका पास है फेरोपिनम। और अच्छी बात क्या है कि इस जो भी ये मेरोपिनम है, अर्टापिनम है, डोरीपिनम है और फेरोपिनम है, इसको हम इसके लिए कोई सिलास्टेटिन की जरूरत नहीं है, सिलास्टेटिन की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिलास्टेटिन। ये नॉर्मली ऐसे ये वर्क कर देगा, ठीक। जैसे इमिपेनम में हमें सिलास्टेटिन के साथ उसको देना पड़ रहा था, तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम जो है इसको हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, जैसे कि आईवी या आईएम। लेकिन एक है जो फेरोपिनम, इसको आपको याद रखना है, ये हम लोग ओरल फॉर्म में ये अवेलेबल है, ओरली हम इस ड्रग्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। यही एक ऐसे कार्बापिनम है जो हम लोग ओरली इफेक्टिव होता है, ठीक, फेरोपिनम जिसका नाम है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ, जैसे मेरोपिनम के बारे में बात करते हैं। मेरोपिनम क्या होता है? नॉर्मली ये ऐसा जैसे कि कार्बापिनम्स है वो क्रॉस कर जाता है आपको मेनिंजेस को, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो इसके पहले हम जितने भी बात किए हैं, हम क्या कह रहे थे कि जब तक
जैसे सिफेलोस्पोरिन में पढ़े हैं और पेनिसिलिन बीटा लैक्टम से जैसे पेनिसिलिन में पढ़े हैं। तो पेनिसिलिन है और सिफेलोस्पोरिन है, उसका जो मैक्सिमम जो ये ड्रग्स हैं वो कब मेनिंजेस को क्रॉस करता है, जब वो इन्फ्लेम्ड होता है। लेकिन जो ये मेरोपिनम है, मतलब इन्फ्लामेशन नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकता है कि वो ब्लड ब्रेन जो मेनिंजेस को ये क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो मेरोपिनम के बारे में एक वर्ड याद रखिएगा, मेरोपिनम के बारे में, इट कैन क्रॉस व्हाट, मेनिंजेस विदाउट इन्फ्लामेशन। बिना इन्फ्लामेशन के भी ये क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। अब जानते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में और कैसे मतलब अन्य साइड इफेक्ट इसका क्या क्या है, जिसमें कि सारे ड्रग्स इसको कवर करेंगे। इसमें साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं कि ये कैसे साइड इफेक्ट कैसे, ये नॉर्मली जैसे इमिपेनम और सिलास्टेटिन अगर हम देते हैं, जैसे जो ड्रग्स है वो आपको नॉर्मली नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया रिस्पॉन्सिबल करता है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पेशेंट में, बहुत कम पेशेंट में इस्नोफिलिया और न्यूट्रोपिनिया का भी ये कारण बनता है, बहुत लेस कॉमन है ये, ठीक है। इस्नोफिलिया और न्यूट्रोपिनिया का भी ये कारण बनता है, बहुत कम पेशेंट में, लेस कॉमन है ये, उतना मोस्ट कॉमन ये नहीं है, ठीक। और मान लीजिए कि आप लार्ज अमाउंट में अगर इमिपेनम देते हैं, इमिपेनम आप दे दिए हैं, मान लीजिए इमिपेनम अगर आप देते हैं लार्ज अमाउंट में, तो इसके चलते क्या होगा कि ये सीजर को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है, सीजर प्रेसिपिटेट कर सकता है। सीजर प्रेसिपिटेट होगा तो इसके चलते हम क्या करेंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है, इपिलेप्टिक पेशेंट में। इपिलेप्टिक पेशेंट में क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो इमिपेनम है, चाहे कोई जो पेनिसिलिन के बारे में, बहुत सारे पेनिसिलिन के बारे में बात, जैसे पेनिसिलिन जी में, वो क्या करता है कि गैबर्जिक न्यूरॉन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और जब गैबर्जिक न्यूरॉन अगर इनहिबिट होगा तो उसके चलते क्या होगा कि सीजर प्रेसिपिटेट होगा, और इसलिए क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसमें, बात कर सकते हैं इपिलेप्टिक पेशेंट में, ठीक। अब लास्ट है एक छोटा सा मोनोबैक्टम्स के बारे में। और नॉर्मली एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो ड्रग्स है, जो कार्बापिनिम्स है, वो एक लाइन आप याद कर लीजिए, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ESBL, मीन्स एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में भी ये क्या है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में भी ये इफेक्टिव है। और नॉर्मली ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एनारोबिक्स और स्यूडोमोनास पे भी ये वर्क करता है। कह सकते हैं ये कहाँ किस बैक्टीरिया पे, और ग्राम पॉजिटिव पे भी वर्क करता है, ग्राम निगेटिव पे भी करता है, एनारोबिक्स पे भी करता है और स्यूडोमोनास, इसलिए इसको हम क्या कहें, वाइड स्पेक्ट्रम स्यूडोमोनास पे भी वर्क करता है ये, ठीक। और मोनोबैक्टम की बात करें कि जब इसके बारे में हम पढ़े थे एक टर्म, जैसे क्रॉस एलर्जी। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को अगर पेनिसिलिन का एलर्जी है, मतलब बीटा लैक्टम का जो भी है उसके अगर एलर्जी है, तो उसकी कोई भी, जैसे पेनिसिलिन कोई एक पेनिसिलिन से है, तो ना ही उसमें पेनिसिलिन अनदर पेनिसिलिन देंगे, ना ही उसको हम सिफेलोस्पोरिन देंगे, और ना ही उसको कोई हम कार्बापेनिम्स देंगे, तो उसमें हम दे सकते हैं मोनोबैक्टम, जो कि ये क्रॉस एलर्जी ये शो नहीं करता है। मोनोबैक्टम डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी, ये कोई क्रॉस एलर्जी शो नहीं करता है, क्रॉस एलर्जी। लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे ज़्यादा वर्क करता है, ओनली ऑन द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और ये स्यूडोमोनास पे भी ये काम करता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू like, subscribe my channel and share with your friends.